हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और हमारी एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, उनको आप कंटिन्यू देख रहे होंगे और उनसे नोट्स भी बनाए जा रहे होंगे। देखो, आज हम जो आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो हमारा जो धुआं धुआं पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, उसी में अगला राष्ट्रपति का पार्ट 3 लेकर आए हैं। 2 पार्टों को पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में हम देखते हैं लास्ट हम कहाँ तक पढ़ चुके थे। तो देखिए, लास्ट हम पढ़ चुके थे अनुच्छेद 62 को पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति की अगर किसी कारणवश पद खाली हो जाता है तो उस पद को भरने का जो प्रोसेस है वो 6 माह के अंदर में होती है। ठीक है, 6 माह के अंदर में होती है, उससे संबंधित है। और हमने बताया था राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति हमने 2 पार्टों में बांटी थी। पहला सामान्य शक्ति, सामान्य शक्ति है। दूसरी जो हमारी है वो आपातकालीन शक्ति है। आपातकालीन शक्ति। अब सामान्य शक्ति हमने कितने प्रकार की बताएंगे? 4 प्रकार की। पहली कार्यपालिका संबंधी, ये लिखवा दिया फिर लास्ट हमने, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरी विधायी शक्ति। तीसरा न्याय पालिका संबंधी शक्ति। और चौथा हमारा इसमें जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, ठीक। विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायपालिका, वित्तीय शक्ति। अगर हम बात करें इसमें भी जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 352 वाली, 356 वाली और 360 अनुच्छेद, ये आपातकालीन, ये लास्ट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट हम पढ़ चुके हैं। अब इसी में हम अपना अगला जो स्टार्ट करेंगे वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है। देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हम चर्चा करेंगे तो उससे पहले हम ये समझ लें कि कार्यपालिका क्या है। ठीक है, किसको समझ लें हम? कार्यपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका में ही, कार्यपालिका से तात्पर्य है ऐसी बॉडी या कार्यपालिका के अंतर्गत जो आने वाले पदाधिकारी हैं वो जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया उसे लागू करने का काम करते हैं। जैसे अब इसमें कार्यपालिका में खास करके कौन कौन रखा जाता है? राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल। अभी तो बस हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आगे इसको पूर्णतः बताएंगे। ठीक है, पूर्णतः बताएंगे इसको आगे। तो कार्यपालिका, आप देखो कैसे कैसे ये कार्यपालिका के पदाधिकारी कानून को, जैसे मान के चलिए एक अध्यादेश लागू किया गया, एक अध्यादेश लाया गया और कोई प्रस्ताव लाया गया कानून बनाने के लिए। अब विधायिका उसको लेके आई, विधायिका से तात्पर्य है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसको लेके आएंगे, लेकिन इस पर हस्ताक्षर कौन करेगा? हस्ताक्षर राज्य में आया है तो राज्यपाल, वो केंद्र में आया तो राष्ट्रपति। तो वो तभी तो कानून बनेगा। तो वो व्यक्ति किसके अंडर काम कर रहे हैं, मतलब वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं कार्यपालिका। तो हम बात करेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका की शक्ति की हम बात करेंगे। तो पहली हमारी क्या रहेगी? कार्यपालिका संबंधी
शक्ति, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसमें पहली शक्ति की अगर हम बात करें तो देखो, एक बार में अगर इसको एक लाइन में समझना चाहें तो कार्यपालिका संबंधी से तात्पर्य है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं, राष्ट्रपति केंद्र में जिन जिन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है उसे हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति कहते हैं। ठीक है, उसे हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति कहते हैं। अब किस किस की नियुक्ति करता है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, किस किस की नियुक्ति करते हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, पहली कार्यपालिका संबंधी शक्ति की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था अनुच्छेद हमको सिर्फ कंटिन्यू पढ़ने हैं, वो 62 तक पढ़ने हैं। उसके बाद जो हमारे अनुच्छेद हैं वो विच्छेदित हो जाते हैं, कोई कभी घुस पड़ता है कहीं पे भी। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 75 वन के तहत, अनुच्छेद 75 वन के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में, किसमें, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या क्या नियुक्त करते हैं, नियुक्त करते हैं क्या, पीएम। मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं, पीएम नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं, पीएम नियुक्त करते हैं। ठीक, तो देखो ये नियुक्ति से संबंधित जुड़ा हुआ है? किसकी नियुक्ति कर रहे हैं? आप देखो यहाँ पे ये होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या होता है, चुनाव होता है या मनोनीत होते हैं या नियुक्त होते हैं। तो उनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है बहुमत प्राप्त दल के नेता में। और किसमें बहुमत प्राप्त दल का नेता हो, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति करते हैं, मतलब नेता पीएम नियुक्त करते हैं उसको। ठीक, अब इसी 75 वन के तहत ही ये उनकी कौन सी कार्यपालिका संबंधी, मैंने पहले ही बताया जितनी भी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की सभी कार्यपालिका संबंधी नियुक्तियां हैं। अब इसी 75 वन के तहत ही 75 वन के तहत ही वह राष्ट्रपति क्या करते हैं, अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। अब किसकी सिफारिश की भी नियुक्ति करते हैं, अब ये जो नियुक्ति करेंगे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, वो किसकी सिफारिश पर करेंगे, सिफारिश किसकी होगी, मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, वो सिफारिश होगी पीएम की। ठीक है, किसकी सिफारिश होगी, पीएम की। तो देखो अभी तो ये हम पहली कार्यपालिका संबंधी इतना डिटेल से हम बस आपको साइड से निकालते हुए ले चलेंगे, क्योंकि आप जो हमें पॉलिटी पढ़ाया है आपको वो वनडे एग्जाम के हिसाब से, और जो हमारा RO PCS 2024 के लिए बैच चलेगा वो अलग आएगा, इसमें इतना नहीं कराया जाएगा। इसमें तो बस आपको साइड से निकाल कर ले चलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर इतना साइड से मतलब नहीं है कि कुछ पढ़ाया नहीं है, इतना कि आपका प्रीलिम्स भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी हेल्प मिलेगी आपको, और वनडे एग्जाम के लिए तो फिर लिख के रख लेना, श्योर है इतने से आए। अब यहां पर बात आई है मंत्रियों की, किसकी आई है, मंत्रियों। तो मंत्री लोकसभा में कितने हो सकते हैं और राज्य की विधानसभा में कितने हो सकते हैं। तो मंत्रियों की अगर हम बात करें, मंत्रियों की बात करें लोकसभा में ये संख्या तय की गई है, 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। तब लोकसभा में जो मंत्रियों की संख्या रखी गई वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। अब लोकसभा में सदस्य कितने हैं, 543,
और 543 का अगर 15% करेंगे तो 81-82 के लगभग में मंत्री बैठेंगे। ठीक है, तो लोकसभा में ये संख्या कब निर्धारित की गई? 91वां संविधान संशोधन हुआ है कब? 2003 में। तब लोकसभा में मंत्रियों की जो संख्या रखी गई है वो कितनी रखी गई है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। और इसमें कौन शामिल है? पीएम सहित। मंत्री कौन है इसमें? पीएम सहित ये संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या है? पीएम सहित है। और अगर ये तो अधिकतम हो गई, अधिकतम होगी। अब न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम कितनी होगी लोकसभा? तो न्यूनतम का कोई उल्लेख नहीं है कि कम से कम कितनी हो सकती है। अब वही हम बात करें राज्यों की विधानसभाओं की, तो विधानसभा में कितने मंत्री हो सकते हैं? सेम 91वां संविधान संशोधन है, उन्हीं के तहत 2003 में उसी के साथ लोकसभा वाले के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं की मंत्रियों की संख्या भी 15% से अधिक न रखने को कहा गया। कितना? अधिकतम कितनी हो सकती है इनकी भी? अधिकतम मंत्रियों की संख्या विधानसभाओं में अधिकतम कितनी हो सकती है? 15%। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम प्रांतों में या राज्यों में न्यूनतम जो मंत्री बनाए जा सकते हैं वो 12% नहीं, न्यूनतम कितने निर्धारित किए गए हैं? 12। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकसभा मतलब हमारा केंद्र हो गया, राज्यों की विधानसभाएं होंगी। एक बचा यूटी, क्या बचा? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रियों की संख्या कितनी बताई गई, कितनी रखी गई है? वो रखी गई है विधानसभाओं के सदस्यों का 10% से अधिक नहीं। कितना? 10%। यूटी जैसे दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 70 विधानसभा सीटें हैं, तो 70 का 10%, 10% कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 ही होगा भैया। ठीक, तो यहां पे मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? 10% ही रखा जाएगा। यहां पे देखो, इसमें 15% और इसमें 15%। ठीक है, लेकिन यूटी में कुल विधानसभा का 10% से अधिक सीटें नहीं हो सकती। ठीक है, यूटी, और खासकर दिल्ली में ही है इतनी बड़ी विधानसभा। ठीक, तो ये हमारे राष्ट्रपति जी की पहली कार्यपालिका शक्ति है। अगली कार्यपालिका शक्ति की बात करें, नंबर 2। नंबर 2 में जो बात की गई है वो है हमारे अनुच्छेद 77 के तहत देखेंगे हम। किसके तहत? अनुच्छेद 77 के तहत। नंबर 2 विधायक जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति वो क्या है राष्ट्रपति की? वो ये है कि राष्ट्रपति जो मंत्री बनाए गए हैं ना, उनके लिए जो नियम सूची है उसको बनाएंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति कार्य आवंटन की सूची या नियम बनाएंगे। लेकिन जो कार्य आवंटन मतलब जो कार्य आवंटन की सूची तैयार कौन करेगा? अनुच्छेद 77 के तहत राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे। ये जो कार्य आवंटन की सूची तैयार करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन कार्य आवंटन विभागों का आवंटन करेगा वो कौन करेगा? विभागों का आवंटन, मंत्रियों को जो विभाग दिए जाते हैं विभागों का आवंटन वो किसके द्वारा किया जाता है? पीएम के द्वारा। देखो, कार्य आवंटन की सूची तैयार कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन विभागों का जो वितरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पीएम
के द्वारा। ठीक है, अगला तीसरी हम का इनकी कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राज्यों में राज्य अनुच्छेद 155 के तहत राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? ये भी उनकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब राज्यपाल, ये तो राज्यों में हो गए, लेकिन हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन यूटी में जिनमें क्या है? विधानसभा है। ठीक है, वहां पर इन राज्यपालों को उपराज्यपाल नाम दिया जाएगा। कहां पर? जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, और विधानसभा वर्तमान में कौन कौन से में है? देखिए, जिन राज्यों में यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, वहां राज्यपालों को क्या नाम दिया जाएगा? उपराज्यपाल। और इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। अब कितने राज्यों में अभी विधानसभाएं हैं? जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख और जेके में। ठीक है, जेके में यहां पर जो राज्यपाल होंगे उनको उपराज्यपाल के नाम से नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? उन केंद्र, यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी से मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में उन राज्यपालों को उपराज्यपाल के नाम से, और उपराज्यपाल भी कहाँ कहा जाएगा? जिन यूटी में विधानसभा किन में? दिल्ली में है, पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार में है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो यहां पर राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल की। ठीक, अब जिनमें विधानसभाएं नहीं है उन यूटी में, बिना विधानसभा वाली यूटी में, ठीक है, ये बिना विधानसभा वाली यूटी में, वहां पे इनको प्रशासक जैसे दमनदीप, दादरा नगर हवेली, दमनदीप है। दूसरा लक्षद्वीप, ठीक है, दादरा नगर हवेली है, दमनदीप। यहां पर क्या बनाया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा? देखो, राज्यों में तो राज्यपाल हो गए अनुच्छेद 155 के तहत। अब ऐसी विधानसभा, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभा है, वहां पे उपराज्यपाल, और जिनमें विधानसभा नहीं है उनमें से प्रशासक बनाए जाएंगे। प्रशासक कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए जाते हैं? दमनदीप, दादरा नगर हवेली, दमनदीप और लक्षद्वीप में। अब एक बचा आपका चंडीगढ़। ठीक है, क्या बचा? चंडीगढ़। अरे जाने चंडीगढ़ में क्या बनाया जाएगा? ये प्रशासक हो गया, आयुक्त। क्या बनाया जाएगा? आयुक्त। ये ध्यान रखना, चंडीगढ़ में क्या बनाया जाएगा? आयुक्त बनाया जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ में ये आयुक्त बनाया जाएगा। अब देखो, मैंने यहां बता दिया ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अगर अब अगला, अब देखो ये नियुक्ति ही तो कर रहे हैं
राष्ट्रपति हैं वो क्या कर रहे हैं, नियुक्ति तो कर रहे हैं। अगली अगर कार्यपालिका शक्ति की बात करें चौथे नंबर की, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्र के विश्वविद्यालय होते हैं, उनके स्वयं क्या होते हैं, ये कुलाधिपति। लेकिन अन्य विद्यालयों के, जो केंद्र के विद्यालय होते हैं, उनमें कुलपति जो नियुक्त करते हैं, खुद तो कुलाधिपति हो गए केंद्र के, जो केंद्र के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति हो गए, लेकिन अन्य जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, अन्य जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों को पति की नियुक्ति करते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनके कुलपतियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब ये 5वें नंबर की अगर हम देखें तो देखिए जो हमारे महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एजी बोलते हैं इनको, ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं, ठीक है, विधि अधिकारी होते हैं, भारत सरकार को सलाह देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं, ठीक है। इनकी अनुच्छेद 76 के तहत इनकी भी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। 6वें नंबर की अगर हम देखें तो हमारा अनुच्छेद 148 से 151 तक, ये किसकी नियुक्ति और करते हैं, कैग, ठीक है, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकारी। अब देखो ये भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी या वकील होते हैं। अब इनकी बात करें तो ये भारत सरकार के किसी भी विभाग की जांच करने वाले अधिकारी होते हैं, मतलब पैसे से संबंधित, ठीक है, कोई भी समीक्षा कराई जाती है, करने वाले ये अधिकारी होते हैं, इनकी भी नियुक्ति। तो अगर एक बार में सिंपली से देखा जाए, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो क्या होगा, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति पहली, अगर शॉर्ट में देखा जाए, ठीक है, शॉर्ट में, तो पीएम की नियुक्ति पहली हो गई। दूसरी मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। तीसरा राज्यों या यूटी केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों, उपराज्यपालों, प्रशासकों, आयुक्तों की नियुक्ति। चौथा केंद्र के, मतलब जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति, कुलपतियों की नियुक्ति। पांचवा महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, छठवां कैग की नियुक्ति। ठीक, अगर शॉर्ट में देखना चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं आप। और अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। ठीक है, इसकी बात करेंगे राष्ट्रपति की विधायी। देखो, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। अभी हमारा जो कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका का तीसरा पार्ट पड़ा है,
उसमें देखो ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप पे गलती हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन फिर भी मैं या कोई भी होगा गलती करने की कम से कम कोशिश करेगा। जो गलती हो भी जाती है उसमें एक गलती हो गई है, जो हमारी एक झील है, ठीक है, और सर पॉलिटी का टॉपिक है उसमें, क्योंकि मुझे बच्चों ने बताया, इस वजह से मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ। और कोई देखता भी है तो भाई सर ने गलत नहीं, जो गलती हो जाएगी वो आगे वाले वीडियो में सुधार दिया जाएगा, ये श्योर है। उसमें एक झील है हमारी मैकेंजी, कौन सी, मैकेंजी। ये झील मेरे दिमाग में अथावस्का, ये नदी है, नदी, ये नदी इस तरह से निकल के ब्यूफोर्ट सागर के लिए जाती है उत्तर में, मैकेंजी नदी। लेकिन ये झील वहां हमने पता नहीं कैसे अथावस्का बता दी है, अथावस्का। ये झील अथावस्का न होकर ग्रेट स्लेव झील है। कौन सी, ग्रेट स्लेव झील है, यहां से निकलती है कौन सी, मैकेंजी नदी। तो ये वहां गलती हो गई है, अथावस्का को काट देना आप लोग अगर देखा हो किसी ने, और वहां कौन सी झील कर लेना, ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है मैकेंजी नदी, ठीक। अब इन शक्तियों को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने ऑफलाइन बैचों के बारे में भी आपको बता दूं, थोड़ा टाइम लिया है तो। देखो हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं उन बैचों के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं, टाइमिंग की। मॉर्निंग में हमारे यहाँ 7 से जो 10 बजे तक बैच है वो आरओ एआरओ जो 2023 में अगर वैकेंसी आती है उसके पीटी के लिए अभी रनिंग में है, ठीक है, प्रीलियम्स के लिए अभी रनिंग में है। 2024 का जो पीसीएस पीटी होगा उसके लिए भी बैच रनिंग में है। वही 9 से 12 बजे तक 2 बैच सिमिलियर यूपी पुलिस के लिए, पैट या जीडी के लिए, किसके लिए, जी एसएससी जीडी के लिए सिमिलियर 9 से 12 बजे तक 2 बैच आरंभ हैं। इवनिंग की अगर हम बात करें तो इवनिंग में हमारा 3 से 6 बजे तक, 6 बजे तक यूपी पुलिस पैट और जीडी का सेम बैच, ठीक है, यही वाला सेम बैच आरंभ है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है जो राष्ट्रपति की शक्तियां चल रही हैं, उसी में हमने एक शक्ति को पढ़ लिया, विधायी शक्ति को, सॉरी कार्यपाल का संबंधी शक्ति को पढ़ लिया है। आगे हम बात करेंगे, वो करेंगे विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक है, विधायी शक्ति की बात करें तो देखो विधायी शक्तियों में एक ओवरव्यू बता दें हम, इसमें क्या आता है, विधायिका से संबंधित राष्ट्रपति की जो भी शक्ति हैं उन्हें हम विधायी शक्ति कहते हैं। जैसे जैसे संसद सत्रों का बुलाना राष्ट्रपति का, संसद सत्रों को संबोधित करना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी द्वारा अध्यादेश जारी करना, ये हमारी कौन सी शक्ति है, विधायी संबंधी शक्ति है। राष्ट्रपति को जो अध्यादेशों पर शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे वीटो पावर है, हस्ताक्षर न करने की शक्ति, पुनर्विचार को वापस, किसी विधेयक को वापस लौटने की शक्ति, लौटाने की शक्ति, ये भी उनकी कौन सी शक्तियां हैं, विधायी संबंधी शक्तियां हैं। अब हम इनको एक एक शक्ति को अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे हम आपको बहुत अच्छे से समझा के ले चलें, ठीक है। तो पहली विधायी शक्ति की बात करें। अब देखो यहाँ अनुच्छेद कब कौन सा कहाँ घुस जाए पता नहीं है, तो मैं आपसे तभी पहले ही बोला है कि 62 तक आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसके बाद कौन सा अनुच्छेद कहाँ पे आगे हो जाए पता नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जी की पहली विधायी शक्ति है वो है संसद, संसद सत्रों को का संबोधन करना, संसद सत्रों का
संबोधन। ठीक है, अब सत्रों का संबोधन। सत्र क्या है? देखो सत्र क्या होते हैं? सदन, सदन का मतलब संसद को चलाने के लिए या देश के लिए कानून बनाने के लिए सत्र लगाए जाते हैं। सत्र का मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाती हैं समय समय पर। ठीक, तो उन्हीं बैठकों को हम सत्र का कहते हैं। अब उन सत्रों में जो भाषणबाजी या अभिभाषणबाजी करते हैं वो संबोधित करते हैं, बताते हैं, उसमें राष्ट्रपति जी शुरुआत कर जाते हैं, उसी को कहते हैं संबोधन। ठीक है, तो देखो संसद सत्रों का संबोधन क्या है? संसद सत्रों का संबोधन किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। सत्रों का, अब सत्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सत्र है वो है कोई सा भी बजट सत्र, मानसूनी सत्र, और तीसरा हमारा है शीतकालीन सत्र। ठीक है, ये सदन के सत्र होते हैं। अब इन तीनों सत्रों में राष्ट्रपति सामान्य तौर पर चाहें तो तीनों में अपना अभिभाषण दे सकते हैं। भाषण और अभिभाषण में क्या अंतर होता है, ये हम जब अभी इतना टाइम अभाव है, इसको हम आगे जब आपकी संसद पढ़ाएंगे ना वहां पे अच्छे से बताएंगे, बस यहाँ थोड़ा बताते हुए चल रहे हैं। देखो 3 सत्र होते हैं हमारे। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। अब राष्ट्रपति जी को इसमें से एक सत्र को का अभिभाषण करना, संबोधित करना आवश्यक है, इनको करे या ना करे। अब ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, क्या हमारे राष्ट्रपति जी को संसद के तीनों सत्रों को संबोधित करने के लिए बाध्य हैं? नहीं, तीनों सत्रों को संबोधित करने के लिए बाध्य नहीं है। तो वो बाध्य किसके लिए हैं? बजट सत्र को उन्हें संबोधित करना ही पड़ेगा। संबोधित का मतलब है अपना भाषण या अभिभाषण देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बजट सत्र में वो उनकी क्या है? बाध्यता है। अब इनमें वो संबोधन करें या ना करें। अब देखो सत्रों की अगर हम बात करें, ये 3 प्रकार के सत्र होते हैं। अब इन सत्रों को आहूत का मतलब होता है बुलाना मतलब बैठक करने के लिए। अब सत्र बिठाया जाएगा ना तो उसको बुलाना, आहूत करना, सत्रों का आहूत करना या सत्रावसान करना। सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना। ठीक है, सत्रावसान का मतलब होता है समाप्त करना या विघटन करना, खत्म कर देना। ये दोनों ही कार्य आहूत करना, सत्रों, ऐसे पूछ लिया जाए सत्रों का आहूत या सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक शब्द आ जाए कि सत्रों का स्थगन कौन करता है? तो वो करते हैं सदन के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा का सत्र अगर स्थगित किया, देखो आहूत कर, सत्रावसान का मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना, स्थगन का मतलब होता है टाल देना, आज नहीं कल, अभी नहीं, मतलब बैठक चल रही है इसको कल किया जाए। सत्रावसान का मतलब ये हो ही नहीं सकता, खत्म हो गया तो हो गया। ठीक है, सत्रावसान का मतलब है ये समाप्त हो। और ये काम किसका है? ये काम है राष्ट्रपति का। किसका है? राष्ट्रपति जी का है। आहूत करना संसद के सत्रों को, सदन के सत्रों को। ठीक है, अब सत्रों का स्थगन करने का काम किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो सकता है या फिर राज्यसभा का अध्यक्ष हो सकता है। अब ये राष्ट्रपति की पहली विधायी शक्ति है संसद सत्रों का संबोधन करना। अब देखो यहाँ पे भाषण और अभिभाषण, मतलब संबोधन से तात्पर्य होता है राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण और भाषण में अंतर होता है। इसको हम जब संसद वाला पार्ट पढ़ाएंगे तब आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, अभी थोड़ा बस समझ लीजिए।
अभिभाषण का मतलब होता है, भाषण का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं तैयार किया है, स्वयं लिखा है, स्वयं तैयार किया और उसको बोल दिया है सदन में। अभिभाषण का मतलब होता है कि मंत्रिपरिषद ने उस भाषण को तैयार किया है और राष्ट्रपति द्वारा उसको बोला गया है, संबोधित किया गया है अन्य सदस्यों को। ठीक है, तो भाषण और अभिभाषण में यही अंतर है। भाषण राष्ट्रपति का स्वयं का अपना होता है, अभिभाषण मंत्रिपरिषद द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति को तब बोलते हैं। ठीक, अब यहां पे अगर हम बात करें इसी में क्या नाम है आपका संसद विधायी शक्ति, संसद सत्रों का संबोधन ये हो गया। अब अगर हम बात करें, ये आपका स्थगन का कार्य बता दिया अध्यक्षता, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। अब आगे हम विधायी शक्ति की बात करें, आगे विधायी शक्ति की बात करें यदि हम, तो अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत हमारे राष्ट्रपति द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, अध्यादेश। ये भी उनकी क्या है, एक विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना, ये भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी। अब अध्यादेश क्यों जारी करेंगे राष्ट्रपति जी? देखो, मान लीजिए न तो लोकसभा न राज्यसभा, कोई दोनों में से एक भी सदन क्या है, खास करके लोकसभा सत्र में मतलब चालू नहीं है, उसका सत्र का मतलब बैठकें चालू नहीं है। अब देश को किसकी आवश्यकता है, अचानक से किसी कानून की आवश्यकता है। तो वैसे कानून बनाने का कार्य किसका है, विधायिका का। और विधायिका कौन है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब वो चलन में ही नहीं है, अभी उनकी बैठकें जारी नहीं है। अब देश को क्या पता, एकदम अचानक से देश को किसी कानून की आवश्यकता पड़ेगी। अब कानून ऐसे में कौन बनाए, तो वही शक्ति ऐसे में जब सदन कोई सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय जो कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति जी को दी गई है, उस शक्ति को ही नाम दिया गया है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और ये राष्ट्रपति जी की विधायी शक्ति है। तो अब अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, सत्र चलन में न होने पर क्या करेंगे, अध्यादेश जारी करेंगे। अब अध्यादेश, अब ये जारी तो कर दिया उन्होंने, इसका समय कितना रहेगा, ये कब तक के लिए जारी हो जाए। मान लीजिए उन्होंने अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना दिया। अब जैसे ही उन्होंने अध्यादेश जारी किया और उन्होंने मतलब अध्यादेश जारी करके कानून बना दिया, तो वो कानून कितने समय तक लागू रहेगा, ठीक है, वो कानून कितने समय तक लागू रहेगा। ये दो प्रकार से क्वेश्चन है। तो वो कानून है अगले सत्र की पहली बैठक से 6 सप्ताह या 42 दिनों तक, 42 दिनों तक। कब तक रहेगा जारी है, समय इसका कितना रहेगा। अगला सत्र, मानो एक सत्र अभी 5 दिन पहले हुआ है, अब अगला सत्र 15 दिन बाद हुआ, तो ये कानून कब तक लागू रहेगा, 15 दिन तो ये रहेंगे, क्योंकि अभी सत्र ही नहीं लागू हुआ। जब इस सत्र की पहली बैठक होगी, इस सत्र की अगले की तो बात कर रहा है, अगला सत्र की पहली बैठक से 15 दिन तो ये रहेगा, 15 दिन बाद, ठीक, 15 दिन तक तो यहां लागू रहेगा। फिर उसके बाद 6 सप्ताह तक और लागू रहेगा। और कहोगे सर अगला सत्र है अगले 4 महीने बाद हुआ, तो ये कानून, ये वाला 4 महीने ये और 6 सप्ताह और, इतना लागू रहता है, ये समय रहता है। अब यही आ जाए, अधिकतम कितना रह सकता है ये, देखो दोनों प्रकार से क्वेश्चन बने, तो आपको ये ध्यान रखना, ये समय, ये कब तक जारी रहेगा अध्यादेश। और पूछ लिया जाए राष्ट्रपति का अध्यादेश द्वारा बनाया गया कानून अधिकतम
अधिकतम कितने दिनों तक लागू रहेगा? वो रहेगा 6 माह 42। ठीक है, 6 माह, सॉरी यही रहेगा 6 माह तक। ये कब तक रहेगा? अब देखो अधिकतम आ गया है ना, अधिकतम आ गया है, तो कितने दिनों तक? 6 माह तक ये जारी रहेगा, लागू रहेगा। ठीक, ये भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी क्या है? राष्ट्रपति जी की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। ये दूसरे नंबर की शक्ति थी। तीसरे नंबर की अगर हम शक्ति की बात करें, तीसरी शक्ति की, किसकी? तीसरी शक्ति की यदि हम बात करें तो वो क्या है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 80(3) के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 80(3) के तहत राज्यसभा में, किसमें? राज्यसभा, RS मतलब राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन या मनोनीत करेंगे। मतलब अनुच्छेद जो हमारा 80(3) है उसके तहत राष्ट्रपति जी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अब वो मतलब किन क्षेत्रों से करेंगे? वो 4 क्षेत्रों से करेंगे। अब किस व्यक्ति को मनोनीत करेंगे राज्यसभा में 12 सदस्य? या तो वो व्यक्ति किसी कला में निपुण हो, साहित्य में निपुण हो, विज्ञान में निपुण हो, समाज सेवा में निपुण हो। इन 4 क्षेत्रों में अगर वो पारंगत है तो हमारे राष्ट्रपति जी उसको क्या करेंगे? किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में सांसद बना सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं खुद बिहार PCS का एग्जाम देने गया था, प्रीलिम्स का, उसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों से सदस्य नियुक्त करते हैं? तो सीधा ऑप्शन उसमें दिया हुआ था। ठीक है, 1 2 करके दिए हुए थे। बिहार का थोड़ा अलग आता है ऑप्शन। तो देखो क्षेत्र कौन कौन से होंगे, कहां से नियुक्त करेंगे, इनको मनोनीत करेंगे, सॉरी, कला, दूसरा साहित्य, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा। ठीक है, अगर इन 4 क्षेत्रों में से वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति क्या है? पारंगत है। इन चारों क्षेत्रों में क्या है? पारंगत है, निपुण है। तो राष्ट्रपति जी हमारे क्या करेंगे? राज्यसभा 12 सदस्यों को। अगली भी एक शक्ति और थी 331 के तहत, वो क्या थी? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या करते थे? मनोनीत करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2020 में। तब से ये लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर क्या लगा दिया गया? रोक लगा दी गई। क्या लगा दी गई है? रोक। कब से? 104वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था, लेकिन ये प्रभावी कब से हो गया? वास्तव में 2020 से। तो जो 17वीं हमारी लोकसभा अभी प्रेजेंट में चल रही है, इसमें लोकसभा में एक भी मतलब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है। तो ये हमारी राष्ट्रपति जी की अगली विधायिका संबंधी शक्ति थी। अगला अगर हम बात करें चौथे 5वें नंबर की बात करें तो वो कौन सी थी? कौन सी शक्ति है? 5वें नंबर की अगर शक्ति की यदि हम बात करें तो वो कौन सी शक्ति रहेगी हमारी? देखो 5वें नंबर की शक्ति की अगर हम बात करें विधायिका संबंधी, तो वो शक्ति है
अनुच्छेद, देखो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की 111 सही है, 111 में राष्ट्रपति जी की जो वीटो पावर्स हैं या राष्ट्रपति की लोकसभा या राज्यसभा से आए विधेयकों को अनुमति देना न देना पुनर्विचार के लिए सारी शक्तियों, विधेयक से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वो ही 111, वीटो शक्ति तो है ही, बिल्कुल वीटो शक्ति तो है ही। अभी देखो अनुच्छेद 111 के तहत सदनों से पारित विधेयकों के संबंध में शक्ति किसकी, राष्ट्रपति की विधायिका संबंधी, कौन सी है, विधायिका संबंधी। देखो पहली शक्ति, तीन प्रकार की शक्तियां, पहली शक्ति की अगर बात करें, मानो लोकसभा या राज्यसभा द्वारा जब कोई विधेयक क्यों पारित किया जाता है, तभी तो पारित किया जाता है जब किसी कानून को बनाना होता है, बदलाव की जरूरत होती है किसी कानून में, तब किया जाता है। अब मान के चलिए लोकसभा में या राज्यसभा से विधेयक पारित हो गया, तो राष्ट्रपति क्या कर देंगे, हस्ताक्षर अगर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो अब ये विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ये तो सीधा सिंपल सा हो गया, हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है, और हस्ताक्षर कर दिया तो वो क्या बन गया, एक कानून बन गया, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। दूसरी शक्ति है पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, ठीक है। अब पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, एक तो वो स्वीकार कर लें, अब स्वीकार कर लिया है तो मतलब हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर कानून बन जाएगा। अब दूसरी बात, लोकसभा या राज्यसभा में वो किसी भी सदन में वापस कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास जिस सदन के द्वारा पहुंचा है उस सदन में वो क्या कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं। पुनः जगह बोलेंगे कि आप इस पर एक बार पुनः विचार कर लीजिए, ये कानून मतलब जो आपने बनाया वो सही है या नहीं, मतलब आपने जो बिल पेश किया है वो सही है या नहीं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अब सुनो, पुनर्विचार के बाद लोकसभा या राज्यसभा, मैंने कहा पहले विधेयक लोकसभा में लाया गया, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, और राज्यसभा से पारित होने के बाद किसके पास गया है, राष्ट्रपति जी के पास गया है, ठीक है, राष्ट्रपति जी के पास गया है। अब राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी के पास किसके पास गया था, राज्यसभा से, तो राज्यसभा के पास कोई भेज दिया। अब राज्यसभा या लोकसभा के पास भेज दिया। अब देखो राज्यसभा या लोकसभा इसमें बदलाव करे तो भला, ना करे तो भला, अगर बदलाव करे तो ठीक, ना करे तो, और ऐसा भी देखे भी नहीं खोल के, और ऐसा ही पुनः वापस कर दे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद, मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। अब पुनर्विचार के बाद मतलब लोकसभा या राज्यसभा ने पुनर्विचार कर लिया, देखा या नहीं देखा, बदलाव कर दिया या नहीं कर दिया, उससे नहीं, अगर पुनर्विचार के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे, क्या होंगे, बाध्य होंगे। तीसरी शक्ति है वो हमारी कौन सी है, इसी पुनर्विचार शक्ति को ही हम और किस नाम से जानते हैं, इसी पुनर्विचार शक्ति को हम राष्ट्रपति जी की निलंबनकारी भी शक्ति के नाम से जानते हैं, निलंबनकारी, ठीक है, शक्ति के नाम से भी जानते हैं। अगला तीसरे नंबर की जो इनको शक्ति दी गई है, इनको प्राप्त है विधेयक के संबंध में, वो क्या है, मतलब कोई निर्णय न लेना, मतलब विधेयक आया लोकसभा राज्यसभा से, आया जेब में रख लिया, मतलब निर्णय न लेना का मतलब उस पर ध्यान ही नहीं दिया, देखा ही नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसी शक्ति को, इनकी को क्या कहते हैं, ऐसे विधेयक की जो इनको पावर है उसे कहते हैं हम जेवी
वीटो, वीटो पावर। ठीक है, ऐसी शक्ति को क्या कहते हैं, मतलब कोई निर्णय ही नहीं ले रहे तो इस शक्ति को क्या कहते हैं हम, जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। तो और इस शक्ति का प्रयोग भारत में अब तक एक बार हुआ है 1986 में। ज्ञानी जैल सिंह उस समय हमारे राष्ट्रपति थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह, ये राष्ट्रपति जी थे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह क्या थे, राष्ट्रपति जी थे। तब इन्होंने डाकघर विधेयक के संबंध में, डाकघर विधेयक के संबंध में, विधेयक के संबंध में किस वीटो का प्रयोग किया था, जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो भारत में अब तक कितनी बार जेबी वीटो का प्रयोग हो चुका है, एक बार जेबी वीटो का प्रयोग किया जा चुका है। ये आपकी विधायी शक्ति है राष्ट्रपति जी की। अब अगर हम अगली बात करें, देखो अब विधेयकों से संबंधित और भी बातें हैं, वो हम जब अभी बस हम आपकी विधायिका संबंधी शक्ति पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जितना काम का यहाँ राष्ट्रपति के लेवल से है उतना लेके चलें, फिर लोग जब हम संसद पढ़ेंगे तब उसको फिर हम बाद में बताएंगे। ठीक है, उसको बाद में बताएंगे। अब देखिए आगे की हमारी क्या, नंबर 6, नंबर 6 है छठवें नंबर की शक्ति, प्रोटेम स्पीकर को बनाना। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, एक मिनट, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को बनाना, ये भी राष्ट्रपति जी की विधायिका संबंधी। अब प्रोटेम स्पीकर बनाए क्यों जाते हैं, देखो प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है जो नई लोकसभा बन के आई है, मानो कोई नई लोकसभा 17वीं लोकसभा नई लोकसभा बन के आई, तो इस लोकसभा में मानो 18वीं 2024 में 18वीं लोकसभा बनेगी, तो इस लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, ये हमेशा से पद्धति, जब विधानसभा, जब हमारा संविधान सभा हुई थी तो हमने वहां बताया था आपको, भारत के प्रथम जो प्रोटेम स्पीकर थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब? जब हमारा 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, तभी सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर बनाया क्यों गया था, बनाया इसलिए जाता है कि देखो लोकसभा में अभी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। ठीक है, अध्यक्ष नहीं चुना गया। अब लोकसभा की बैठक के लिए, अब उस समय में अध्यक्ष तो है नहीं कोई लोकसभा का, मानो अचानक से लोकसभा की बैठक कराई जा रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो इसीलिए उस लोकसभा में जो चुनकर आए हैं संपूर्ण भारत से, उसमें सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब जब तक ऐसा अध्यक्ष, जब तक कि लोकसभा की का अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष नहीं चुन जाता है, तब तक के लिए अस्थायी रूप से कार्य करने वाले अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और वरिष्ठता के आधार, वरिष्ठता का मतलब सबसे अधिक बार कौन संसद में सांसद बनकर आया है, मानो कोई व्यक्ति 6 बार आया, कोई 7 बार, कोई 8 बार, जो 8वीं बार बन के आया है वो वरिष्ठ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वरिष्ठ हो जाएगा। तो देखो प्रोटेम स्पीकर को बनाना, आप देखो प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, वरिष्ठतम लोकसभा सदस्य प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, वरिष्ठतम। अगर भारत के प्रथम की बात करें, भारत में प्रथम कौन थे, भारत में प्रथम थे वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और ये पद्धति नंद सिन्हा, जेबी कृपलानी जी कहां से लेके आए थे, फ्रांस, सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारत की लोकसभा के प्रथम जो
अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जी वी मावलंकर, ये लोकसभा के, भारत की लोकसभा है उसके प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी हैं और क्या नाम है, अध्यक्ष भी हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी। संपूर्ण भारत में जो पहले बनाए गए हैं, ठीक है, वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। गणेश वासुदेव मावलंकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। और लोकसभा में आने वाले प्रथम प्रोटेम स्पीकर, ये लोकसभा में नहीं आए थे, ठीक है, ये संविधान सभा के लिए बने थे। और लोकसभा में आने वाले प्रथम अध्यक्ष भी हैं और प्रोटेम स्पीकर भी हैं। अब इनको प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है वो भी किसके द्वारा? ये भी राष्ट्रपति की कौन सी शपथ दिला रहे हैं? वो भी कौन सी शक्ति है? विधायिका संबंधी शक्ति है। अब जो प्रोटेम स्पीकर जो भी बनेगा वो व्यक्ति क्या करेगा? दो बातें, वो तब तक अध्यक्षता करेगा जब तक कि स्थायी अध्यक्ष नहीं चुन जाता। दूसरी, अन्य लोक सभा सदस्यों को शपथ दिलाएगा, ठीक है। अब इसमें अन्य लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाएगा मतलब लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं, पीएम और मंत्रियों को छोड़कर ये जितने भी सांसद बचे, जहां तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनको भी एक राज्य के मतलब एक संसद सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी इनकी क्या नाम है, शक्ति। देखते हैं कोई शक्ति बची हो और कोई जो शक्ति रह गई हो। एक विघटन वाला अनुच्छेद 85 का 3 रहेगा, उसमें देखते हैं। देखिए ये हमारी वैसे हो चुकी हैं। एक शक्ति हमारी और बची हुई है, 7वें नंबर की शक्ति की अगर बात करें, वो शक्ति कौन है? संयुक्त बैठकों को बुलाना। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। मतलब संयुक्त बैठक क्या होती है? देखो, कोई विधेयक, ये विधेयक है, लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। राज्यसभा ने क्या कर दिया? राज्यसभा ने 6 माह तक इस पर अपना कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो इस स्थिति में लोकसभा वाले कहेंगे कि भैया उस विधेयक पर कुछ तो रेस्पॉन्स दीजिए, तो इनमें झगड़ा सा होने लगेगा, उपद्रव सा मचने लगेगा। इस कंडीशन में लोकसभा से पारित विधेयक पर जब राज्यसभा कोई रेस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है, रेस्पॉन्स नहीं देती है, तब क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक क्या की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त मतलब दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाता है। अब बुला दिया कौन? बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति जी का है। लेकिन इसकी अध्यक्षता करेंगे, अब दोनों सदनों के सदस्य हैं, अध्यक्षता करेंगे, वो कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष साहब। कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष साहब। वो किसके तहत करेंगे? बुलाना होता है आर्टिकल 108 के तहत। जो अध्यक्षता की जाती है, अध्यक्षता की जाती है वो आर्टिकल 118 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 118 के तहत ये अध्यक्षता की जाती है। तो ये राष्ट्रपति जी की क्या है? शक्ति है। 1 मिनट यहां पे आपको कुछ थोड़ा बता रहे हैं। ये वाला अधिकतम कितने दिनों तक ये लागू रहेगा? तो 6 माह प्लस और लगा लेना 42 दिन। 6 माह 42 दिन, ठीक है। 6 माह 42 दिन तक ये और लागू रह सकता है।
एक शक्ति और पढ़ लीजिए बस। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी लोकसभा को, मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को कभी भी विघटित कर सकते हैं, मतलब सॉरी विघटित नहीं, भंग कर सकते हैं, विघटित नहीं भंग कर सकते हैं, मतलब समापन कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देना? कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक बार में अगर थोड़ा शॉर्ट में देखना चाहें तो एक बार में हम इकट्ठा देख लेंगे इनकी विधायी शक्ति। शॉर्ट में लिखना चाहें तो विधायी शक्ति को पहली हमारी क्या है? पहली, राष्ट्रपति द्वारा सत्रों को बुलाना। राष्ट्रपति द्वारा क्या करना? सत्रों का आहूत या सत्रावसान। ठीक है। दूसरी विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। तीसरा, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। 12 सदस्यों का मनोनयन। चौथा हमारा क्या रहेगा? संयुक्त बैठक का बुलाया जाना। संयुक्त बैठक का बुलाना। पांचवी हमारी विधेयकों से संबंधित शक्ति। विधेयकों से संबंधित शक्ति। ठीक है, और विधेयकों से संबंधित और रहेगी आपकी संयुक्त बैठक हो गया। लोकसभा का भंग करना। लोकसभा का भंग करना। ठीक है, आदि मतलब पीछे हमने करा दी। तो ये शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, जो क्या नाम है, वो किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। राष्ट्रपति जी हैं कौन कौन से विधेयक? अगर एक संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है तो इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। दूसरा, धन विधेयक है, इसको भी राष्ट्रपति जी क्या नहीं कर सकते? पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा। 2 विधेयक ऐसे हैं, इनको राष्ट्रपति जी कभी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, जो कॉन्टिनेंट मैप चल रहा है आपका, अध्ययन चल रहा है, उसमें ब्लैंक मैप है, तो कभी कोई गलती से भी कोई जगह या चीज छूट जाती तो आप परेशान ना हो ना, अगले लेक्चर में उसको सही करा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। राष्ट्रपति का टॉपिक सबसे बेस्ट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक तय है। तो आप जितना हो सके इसको शेयर करिए, जितना हो सके, बस तो इतना ही। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करते रहें। थैंक यू।